आज हमने जो थ्योरम प्रूव करना है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। लेट M be a module over an integral domain R, then the set T of all torsion elements of M is a submodule of M, and the quotient module M by T is torsion free. तो सबसे पहले तो देखिए हम इस स्टेटमेंट में टॉर्शन एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम टॉर्शन एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। A torsion element of a left R module M is an element M belongs to module M that is annihilated by some non-zero element of the ring R. अब यहाँ पे ये हम एक टर्म annihilation यूज करते हैं, annihilated by। इसका मतलब क्या है? मोर फॉर्मली, an element M belongs to module M is called a torsion element if there exists a non-zero element R in the ring R such that this scalar multiplication of R with the M is equal to zero. R dot M is equal to zero। अगर हमारे पास ऐसा एक नॉन जीरो स्केलर R रिंग में मौजूद हो जिसको हम मॉड्यूल के एलिमेंट M के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर जीरो आ जाए, तो फिर हम मॉड्यूल के एलिमेंट को कहते हैं कि ये टॉर्शन एलिमेंट है। मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन द सेट ऑफ टॉर्शन एलिमेंट्स इन मॉड्यूल M एज फॉलोज। अब जितने भी टॉर्शन एलिमेंट्स हैं मॉड्यूल के, उनको अगर हम इकट्ठा लिख लें और उस सेट का नाम हम कैपिटल T भी लिखते हैं, टी ऑफ एम भी लिखते हैं, और ऐसे टी ओ आर ऑफ एम भी लिखते हैं, इसमें हम वो तमाम एलिमेंट्स मॉड्यूल से ले लेंगे एम बिलोंग्स टू एम such that there exists a non-zero scalar r in the ring R such that r dot m is equal to zero, or in other word this non-zero element r annihilates m। तो रिमार्क है जी, इफ t of m is equal to m, अगर आपके पास सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल एम मुकम्मल मॉड्यूल बन जाए, यानी मॉड्यूल का हर एलिमेंट टॉर्शन एलिमेंट हो, देन मॉड्यूल एम इज कॉल्ड अ टॉर्शन मॉड्यूल। तो हम मॉड्यूल को कहेंगे कि ये टॉर्शन मॉड्यूल है। कन्वर्सली, इफ सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल एम has only one element, the zero element of module M, then M is called a torsion free module। अब हम थ्योरम जो प्रूव करना है उसकी स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है जी, लेट M be a module over an integral domain R। अब यहाँ पर जो रिंग हम ले रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन ऐसी आपके पास रिंग जो कम्यूटेटिव हो, जिसमें यूनिटी एलिमेंट मौजूद हो और जिसमें जीरो डिवाइजर्स ना हो। Then the set T of all torsion elements of module M is a submodule of M, and the quotient module M by T is torsion free। Proof, जो आपके पास set of all torsion elements T है उसको हम ऐसे लिखते हैं, this set consists of elements of module M such that there exists non-zero scalar R in R which annihilates M। This T is non-empty। Why? Because zero element of the module belongs to T। ये क्यों T में मौजूद है? क्योंकि रिंग इंटीग्रल डोमेन है, रिंग में एटलीस्ट दो एलिमेंट्स जीरो और वन मौजूद होंगे और ये डिफरेंट होंगे। तो रिंग में जो यूनिटी एलिमेंट वन है ये एनाइलेट कर रहा है जीरो को। आप इसको मल्टीप्लाई करें मॉड्यूल के जीरो एलिमेंट के साथ तो आंसर जीरो एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आ जाए। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है दिस टी इज क्लोज्ड अंडर मॉड्यूल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो सब मॉड्यूल का क्राइटेरिया आपने पढ़ा है, आप उसको अप्लाई करेंगे और उससे प्रूव करेंगे कि ये टी जो है ये सब मॉड्यूल है। तो इसके लिए फॉर एनी m1 m2 बिलोंग टू टी देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर्स r1 r2 इन द रिंग R such that r1 annihilates m1 and r2 annihilates m2। तो इनको हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के नाम दे दिए, इनको हमने आगे इस्तेमाल करना है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो m1 और
M2 को ऐड करने पे आंसर आता है, दैट इज M1 प्लस M2, दिस बिलोंग्स टू T, दैट इज दिस इज also annihilated by some non-zero element of the ring R. अब रिंग से कौन सा एलिमेंट लेंगे? M1 एनाइलेट हो रहा था R1 से, M2 एनाइलेट हो रहा है R2 से, तो जो M1 प्लस M2 के लिए हमने एनाइलेटर लेना है वो R1 डॉट R2 ले लेते हैं। R1 डॉट R2, इसको एज अ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं M1 प्लस M2 के साथ। ये इक्वल होगा इस राइट हैंड साइड के, राइट साइड पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर मॉड्यूल एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर ली। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसके आगे रीजन आपने लिखनी है, बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मॉड्यूल एडिशन। नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट से ये नीचे वाली स्टेटमेंट फॉलो होती है। अब नीचे वाली स्टेटमेंट में देखें तो जस्ट हमने जो यहाँ ऊपर फर्स्ट टर्म है, इसमें जो रिंग के एलिमेंट स्केलर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उनकी पोजीशन तब्दील कर दी, R2 डॉट R1 लिख दिया। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव है। और फिर इस स्टेप से ये स्टेप फॉलो हो जाता है। अब यहाँ पर जो स्केलर्स आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनमें से हमने एक स्केलर को मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके आंसर के साथ दूसरे स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में हम ऐसा कर रहे हैं। और इसके लिए चूंकि मॉड्यूल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल विद रिंग मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, यहाँ पे आपके पास इस स्टेप में ये M1 है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में M2 है। और फिर इस अगले स्टेप में हमने इक्वेशन 1 और 2 यूज कर ली और इससे हमें मिल गया 0 प्लस 0। अब चूंकि रिंग का कोई भी एलिमेंट मॉड्यूल के जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो एलिमेंट आ जाता है। और फिर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मॉड्यूल में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एनाइलेटर थे M1 और M2 के, उनकी प्रोडक्ट R1 डॉट R2, this annihilates M1 plus M2, and this product R1 dot R2 is non-zero। ये क्यों नॉन जीरो है? एज R इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि R1 और R2 अगर नॉन जीरो हैं तो इनकी प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकती। सो दिस प्रोडक्ट R1 डॉट R2 annihilates M1 plus M2, so M1 plus M2 belongs to set T। तो नेक्स्ट देखें जी, अब इसको प्रूव करते हैं कि दिस T इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए हम अगेन T से एलिमेंट M1 ले लेते हैं और रिंग से आर्बिट्रेरी स्केलर R ले लेते हैं। फॉर एनी R बिलोंग्स टू R एंड M1 बिलोंग्स टू T, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो scalar R1 in ring R such that this R1 annihilates M1, जैसे हमने पहले लिखा था। अगेन ये इक्वेशन 1 ही है। और अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जब हम रिंग के आर्बिट्रेरी एलिमेंट R को मल्टीप्लाई करते हैं M1 के साथ, तो जो आंसर आता है दिस अगेन बिलोंग्स टू कैपिटल T, मींस इट इज एनाइलेटेड बाय सम नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग R। तो इसका जो एनाइलेटर हम ले लेते हैं वो वही लेते हैं जो M1 का एनाइलेटर हमने लिया R1। R1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट R डॉट M1 के साथ, और ये इक्वल है इस राइट हैंड साइड के। ऐसा इसलिए है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल विद रिंग मल्टीप्लिकेशन। और इससे नेक्स्ट स्टेप पे रिंग R कम्यूटेटिव है, तो इन रिंग के इन दोनों एलिमेंट्स की हम पोजीशन तब्दील कर देते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप पे अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल विद रिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। और अब जो आपके पास R1 डॉट M है ये जीरो की इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 1, बिकॉज R1 annihilates M and R dot 0 is equal to 0। You can see that R dot M1 is also annihilated by R1 for any R in the ring R. This implies R dot M1 belongs to T because non-zero element R1 in the ring R annihilates R dot M1. So R dot M1 belongs to T. So T is closed under scalar multiplication.
So this proves that T is a submodule of M. अब हम इस सब मॉड्यूल से मॉड्यूल M को क्वोशंट कर सकते हैं. हम we can find the quotient module of M by this submodule T. So second part of the theorem, to prove this quotient module M by T is torsion free over ring R. ये आपके पास जो मॉड्यूल है ये टॉर्शन फ्री है. इसमें सिर्फ इसका जीरो एलिमेंट टॉर्शन एलिमेंट, दैट इज T of M by T is trivial. क्वोशंट मॉड्यूल M by T में जो आपके पास जीरो एलिमेंट होता है वो सब मॉड्यूल होता है, जिसको हम जस्ट कैपिटल टी भी लिख सकते हैं और जीरो प्लस टी भी लिख सकते हैं. ये अगर प्रूव करना है हमने कि M by T में जो टॉर्शन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ जीरो एलिमेंट है. M by T का आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो टॉर्शन एलिमेंट है वो से M plus T है. Then there exists non-zero scalar R in R such that this R annihilates this element M plus T. That is, R dot this coset is equal to the zero element of this quotient module M by T. Next इससे क्या फॉलो हो जाएगा? This implies लेफ्ट साइड पे जो आपने क्वोशंट मॉड्यूल के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिफाइन किया है उसको यूज कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू दिस कोसेट डिटरमिन्ड बाय R डॉट M. राइट साइड पर जीरो प्लस टी तो टी होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, इसकी रीजन आपने बतानी है. ऑन द लेफ्ट साइड वी यूज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द क्वोशंट M by T. इससे क्या इम्प्लाई होता है? दिस इम्प्लाइज R डॉट M बिलोंग्स टू T. अब ये इस स्टेप में दो कोसेट्स इक्वल हैं और दो कोसेट्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का डिफरेंस सब स्ट्रक्चर में हो. और यहाँ पर जो आपके पास राइट साइड पे जो कोसेट है ये जीरो प्लस टी है, तो R डॉट M माइनस जीरो तो R डॉट M ही आ जाएगा. दिस बिलोंग्स टू T. अब R डॉट M अगर आपके पास कैपिटल टी में है और कैपिटल टी में वो एलिमेंट्स हैं जो टॉर्शन एलिमेंट्स हैं मॉड्यूल M के, तो R डॉट M को भी टॉर्शन एलिमेंट होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल T. सो R dot M is a torsion element. If it is a torsion element, then there exists non-zero scalar R1 in ring R, which annihilates R dot M. That is R1 dot this R dot M is equal to 0. But this implies हम इससे ये भी लिख सकते हैं R1 dot R dot M is equal to this because scalar multiplication is compatible with ring multiplication और ये जीरो की इक्वल है. अब लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो जो आपके पास M एलिमेंट है मॉड्यूल का, दिस इज एनाइलेटेड बाय R1 डॉट R. R1 डॉट R जो रिंग का एलिमेंट है ये नॉन जीरो होगा. ये क्यों नॉन जीरो होगा? क्योंकि स्टार्ट में आपने R को नॉन जीरो लिया है और फिर R1 भी नॉन जीरो हमने लिया है. R और R1 दोनों नॉन जीरो हैं, इनकी प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकती क्योंकि रिंग इंटीग्रल डोमेन है. So this R1 dot R being non-zero element annihilates M. So M belongs to capital T. अब अगर आपने सब मॉड्यूल से एलिमेंट लिया हो तो उससे जो कोसेट बनाएंगे वो सब मॉड्यूल के इक्वल आ जाएगा. दिस implies M plus T is equal to T and which can be written as 0 plus T. So an arbitrary element of this T of M by T जो क्वोशंट मॉड्यूल M by T है उसमें से हमने आर्बिट्रेरी टॉर्शन एलिमेंट लिया और रिड्यूस कर दिया कि ये आर्बिट्रेरी टॉर्शन एलिमेंट जीरो एलिमेंट है. सो दिस consequently this set of all torsion elements of the quotient module of M by T is the trivial module 0 plus T and thus M by T is torsion free.
अब देखें जी, इफ R is not an integral domain, then the set capital T of all torsion elements of a left R module M may not be a submodule of M. अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन ना हो तो फिर जो आपके पास तमाम टॉर्शन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट है वो जरूरी नहीं है सब मॉड्यूल हो। एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने लेफ्ट Z6 मॉड्यूल Z6 ले लिया, मॉड्यूल ऑफ इंटीजर्स मॉड 6 ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर मॉड 6। इसमें जो टॉर्शन एलिमेंट्स हैं आप देखें, जीरो तो टॉर्शन एलिमेंट है, वन बार जो रिंग में से एलिमेंट है उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आता है। फिर टू बार भी टॉर्शन एलिमेंट है, क्योंकि थ्री बार को जब टू बार से मल्टीप्लाई करें तो सिक्स बार बनता है, विच इज इक्वल टू जीरो बार। फिर इस तरह से थ्री बार भी टॉर्शन एलिमेंट है और फोर बार भी टॉर्शन एलिमेंट है, लेकिन फाइव बार टॉर्शन एलिमेंट नहीं है। तो टी में जस्ट ये चार एलिमेंट्स हैं। दिस इज नॉट सब मॉड्यूल ऑफ Z6 एज इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप टू बार प्लस थ्री बार करें तो आंसर फाइव बार आता है, जो टी में मौजूद नहीं है। रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन होगी तो फिर जो आपके पास सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स हैं वो सब मॉड्यूल बनेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं। फिर नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F इज टॉर्शन फ्री F मॉड्यूल। अब आपके पास देखें, हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, जो आपके पास वेक्टर स्पेस V है ओवर फील्ड F टॉर्शन फ्री F मॉड्यूल है। इसमें सिर्फ जीरो वेक्टर जो है वो टॉर्शन एलिमेंट। तो ये प्रूव करने के लिए कि सिर्फ जीरो वेक्टर टॉर्शन एलिमेंट है, हम वेक्टर स्पेस का आर्बिट्रेरी टॉर्शन एलिमेंट लेते हैं और फिर रिड्यूस करते हैं कि आर्बिट्रेरी टॉर्शन एलिमेंट इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F एंड देन क्लियरली जो आपके पास जीरो वेक्टर है, दिस इज टॉर्शन एलिमेंट, दिस बिलोंग्स टू T of V, set of all torsion elements of the vector space V। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट वन फील्ड में मौजूद होगा, फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होती है। इसको वेक्टर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। सो जो आपके पास जीरो है ये टॉर्शन एलिमेंट है। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं नेक्स्ट कि जो आपके पास सेट ऑफ ऑल टॉर्शन एलिमेंट्स है दिस इज इक्वल टू दिस जीरो। हम आर्बिट्रेरी टॉर्शन एलिमेंट लेते हैं फॉर एनी V बिलोंग्स टू T ऑफ V। अब V चूंकि टॉर्शन एलिमेंट है तो नॉन जीरो स्केलर C फील्ड F में मौजूद होगा सच दैट दिस C annihilates V, दैट इज C डॉट V इज इक्वल टू जीरो। अब C चूंकि फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मौजूद होगा। दिस इम्प्लाइज अगर हम इस C डॉट V इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट से C के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इम्प्लाई होता है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड ऑपरेशन है ना, ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएंगी। where C inverse is the multiplicative inverse of non-zero scalar C of the field F। नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे यहाँ से इस स्टेप से ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसके लेफ्ट पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फील्ड की मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपैटिबल होना यूज कर लिया। ये प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेसेस की। राइट साइड पे C इनवर्स डॉट जीरो तो जीरो वेक्टर आ जाए, और इससे नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स ऑफ C डॉट C मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन बन जाएगी, डॉट V इज इक्वल टू जीरो। और फिर फील्ड में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही खुद वेक्टर आ जाता है, वन डॉट V इज इक्वल टू V। सो V इज इक्वल टू जीरो। तो देखें हमने वेक्टर स्पेस का आर्बिट्रेरी टॉर्शन एलिमेंट लिया और डिड्यूस कर दिया, दिस इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। सो T of V, consequently T of V is equal to this trivial subspace and thus V is torsion free।